Hi guys, I am today. This is my new channel and I will be posting English videos. So let's start with my first poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है जो कि 1874 से 1963 तक थे. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक मिनट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ROBERT, रॉबर्ट FROST, है ना. इस पोएम को लिखा गया था 1922 में और पब्लिश किया गया था 1923 में. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक कलेक्शन में पब्लिश हुआ था जिसका नाम है न्यू हेमिस्फेयर. न्यू हेमिस्फेयर, न्यू HEMISPHERE, न्यू हेमिस्फेयर. आई होप ये आप लोग सबको दिख रहा है, आप लोग को मेरी हैंड राइटिंग समझ आ रही है. ये पोएम हम लोग 4 क्वाट्रेन्स में पढ़ते. क्वाट्रेन्स मीन्स 4 लाइन स्टैंजाज में, और इस पोएम में 4 स्टैंजाज है जो कि हर एक क्वाट्रेन्स में डिवाइडेड है. क्वाट्रेन्स हम लोग 4 लाइन्स को बोलते हैं, वो एक क्वाट्रेन्स होता है. ठीक है. So the poem has 4 stanzas, 4 lines each, made up of 4 iambic feet or beats. Let's continue with the introduction. This poem is told from the perspective of a traveler, जो कि यहाँ पर speaker है, who stops to watch the snow fall in the forest, and in doing so reflects on both nature and society. The Frost जो है, Robert Frost claims to have written this poem on one sitting. ये पोएम ना हम लोग सिर्फ एक पर्सनल पर्सपेक्टिव, एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो कि पोएट हम लोग का स्पीकर जो कि एक वुड्स यानी कि जंगल के आगे आके रुक गया है, वो अपने घोड़े के साथ आके वो रुक गया और वो उस वुड्स को एडमायर कर रहा है, वो देख रहा है उसको, स्नोफॉल उसमें जो हो रहा है, फॉरेस्ट को वो डिस्क्राइब कर रहा है. ये एक सिटिंग में पोएम है. अब हम लोग पोएम का फर्स्ट स्टैंजा एक्सप्लेनेशन में चलते हैं. Whose woods these are, I think I know. पोएट इसमें बोल रहा है, जो स्पीकर है वो जानता है. he thinks that he knows, ये जो जंगल है, ये जो वुड्स है, वो किसका है. ठीक है. इसमें हम लोग को स्पीकर ही या शी है, हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग दोनों ही यूज़ करेंगे कि द स्पीकर नोज़, या फिर आप लोग द स्पीकर ही लिखना. द स्पीकर नोज़ दैट वो जो इस वुड्स में के आगे आके खड़ा हुआ है, वो वुड्स किसका है, वो किसको बिलोंग करता है. ठीक है. जिसके आगे से वो अभी पास हो रहा है. एंड इज़ फेयरली श्योर ऑफ नोइंग इट्स लैंड ओनर. हिज हाउस इज़ इन द विलेज थ्रू. ठीक है. ये जो हिज हाउस इज़ इन द विलेज थ्रू, ये बात किया जा रहा है इस वुड्स का लैंड ओनर के बारे में, जो इस जंगल का ओनर है उसके बारे में बोला जा रहा है कि ये जो वुड्स है, इसका जो ओनर है वो विलेज में रहता है, एक गांव में रहता है. हाउएवर द ओनर्स होम इज़ फार अवे फ्रॉम द विलेज. इस जंगल से बहुत दूर है उस घर का, इस लैंड ओनर का घर बहुत दूर है इन द विलेज. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. तो इसमें वो बोल रहा है कि एंड दस ही इज़ फिजिकली इनकेपेबल ऑफ सीइंग द स्पीकर पॉज टू वॉच द स्नो इन द फॉरेस्ट. स्पीकर इसमें बोल रहा है कि वो जो लैंड ओनर, वो मुझे नहीं देख सकता है कि हम यहाँ पर रुक के कैसे उसका जंगल में ये जो स्नोफॉल हो रहा है उसको कैसे देख रहे, उसको कैसे एडमायर कर रहे हैं, वो कभी नहीं जान पाएगा कि हम यहाँ खड़े होकर उसको देख रहे हैं. ठीक है. ये था वो 4 लाइन्स. द स्पीकर जो है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर. द स्पीकर इसमें बोल रहा है कि मेरे साथ जो हॉर्स है, द स्पीकर थिंक्स हिज हॉर्स मस्ट फाइंड इट स्ट्रेंज. क्वेयर मीन्स होता है स्ट्रेंज, अजीब, है ना. कि टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. इसमें वो उसके जो पोएट का जो हॉर्स है, जो स्पीकर बोल रहा है कि मेरा घोड़ा को ये अजीब लग रहा होगा कि वाई, क्यों हम यहाँ पर रुके हैं जहाँ पर कोई साइंस ऑफ सिविलाइजेशन नहीं है, मतलब आसपास कुछ नहीं है, जंगल एरिया है ना, तो आसपास कुछ नहीं है, तो घोड़ा को अजीब लग रहा है कि मेरा मालिक यहाँ क्यों रुका है, जबकि किसी फार्म हाउस के पास रुकने के बजाय वो जंगल एंड फ्रोज़न लेक मीन्स जो
नदी है वो ठंड के कारण जम गया है। तो वही वो घोड़ा बोलना चाह रहा है कि ये जो सराउंडिंग है फ्रोज़न लेक और इसके पास ना रुक के इसके पास रुक के वो फार्म हाउस के पास क्यों नहीं रुका है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, लगता है ये ठंड का मौसम है इसलिए फ्रोज़न लेक है और इस ठंड में मेरा मालिक यहाँ जंगल के पास रुका हुआ है। ये सब घोड़ा का थिंकिंग है। ये एक सिंबल है हॉर्स, फ्रोज़न लेक, वुड्स। थर्ड पैरा में अब चलते हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। हार्नेस बेल्स मीन्स वो जो घोड़ा बेल पहना हुआ है उसके बारे में बोला जा रहा है कि जो हॉर्स है, द हॉर्स शेक्स द बेल्स ऑन इट्स हार्नेस एज इफ आस्किंग इफ द स्पीकर हैज़ मेड अ मिस्टेक बाय स्टॉपिंग टू आस्क इफ देयर इज़ सम मिस्टेक, है ना। बोल रहे हॉर्स को भी ये बात अजीब लगा कि मेरा वाई द स्पीकर इज़ स्टॉपिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ड्स, तो वो अपना शेक कर अपना गर्दन शेक कर रहा है जिसकी वजह से बेल का आवाज़ हो रहा है। उसी से वो स्पीकर को पूछना चाहते हैं कि क्या इज़ देयर अ मिस्टेक दैट वी स्टॉप्ड हियर। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डोजी फ्लिक। वहाँ पर सब कुछ साइलेंट था, वहाँ पे कोई साउंड नहीं दे रहा था सिवाय जब ये हार्नेस बेल का साउंड है बस वो एक साउंड था, और विंड जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से वो स्वीप कर रहा है, ठीक है। The only other sound beside the ringing of these bells is that the wind and the falling snowflakes, which the speaker likens to feature of goose down, ठीक है। इसमें कोई और साउंड नहीं है, सिर्फ विंड का साउंड हो रहा है और स्नोफ्लेक्स का। ये एक बहुत छोटा सा पोएम है। अब हम लोग लास्ट पैरा में आ चुके हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप and miles to go before I sleep। ये जो लास्ट का 2 लाइन है and miles to go before I sleep, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हम लोग के सारे पोएम्स के। ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, तो हम लोग मीनिंग पहले देख लेते क्या है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, द स्पीकर फाइंड्स द वुड्स वेरी alluring, drawn to both of their darkness and how vast all encompassing they are। इसमें स्पीकर बोल रहे हैं कि वुड्स जो है बहुत ज़्यादा लवली है, बहुत ज़्यादा अलॉरिंग है, एडमायरिंग है वो वुड्स, ठीक है। और डार्क, क्योंकि जंगल है ना, डार्क है और रात भी हो गया है, तो डार्क एंड डीप। ये वुड्स के बारे में बात हो रहा है, किस तरीके का उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है और पोएट उसको देख के क्या सोच रहा है। However, the speaker has obligations to fulfill elsewhere, but I have promises to keep। इसमें स्पीकर बोल रहा है लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता हूँ क्योंकि आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मतलब मेरे पास और भी बहुत सारे काम है जिसको मुझे फुलफ़िल करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये जो 2 लाइन है इसका 2 मीनिंग हो सकता है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मतलब घर जाने से पहले, घर का रास्ता बहुत दूर है, एंड माइल्स टू कवर करना है उस रास्ते को मेरे सोने से पहले, या फिर मेरे को बहुत मेहनत करना है डेथ से पहले। यहाँ स्लीप कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू हियर एज डेथ। डेथ से पहले मेरे को यहाँ बहुत कुछ ये करना है, डेथ, है ना। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं लास्ट क्वेश्चन से कि व्हाट द पोएम वांट्स टू कन्वे, या फिर व्हाट द स्पीकर वांट्स टू से बाय माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इससे हम लोग यही जानते हैं कि दो ही और शी इसलिए क्योंकि स्पीकर का जेंडर नहीं पता है हम लोग को। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सा जेंडर यूज़ किया है। वुड लाइक टू स्टे एंड रेस्ट, द स्पीकर नोज देयर आर मैनी मोर माइल्स टू गो बिफोर दैट विल बी पॉसिबल। मतलब वो जितना स्पीकर बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम जितना काम कर सकते हैं हमको अपना उतना काम कंप्लीट कर देना है बिफोर डेथ टेक्स इट्स सोल। ठीक है गाइस, तो हम थोड़ा सा थीम के बारे में बात कर लेते हैं। इस पोएम में क्या क्या थीम्स है। यूजुअली इसमें नेचर वर्सेस सोसाइटी है, नोट डाउन कर लो। नेचर वर्सेस सोसाइटी, सोशल ऑब्लिगेशंस वर्सेस पर्सनल डिजायर, मतलब सोशल ऑब्लिगेशंस मीन्स है इसमें फॉरेस्ट का बात हो रहा है, और यहाँ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप पर्सनल डिज़ायर भी है। हेजिटेशन एंड चॉइस एंड सीक्रेट्स,
वाई द सीक्रेट्स दैट विलेज जो इस लैंड ओनर जो ओन करता है उससे नहीं पता है कि ये यहाँ पर खड़े होकर वुड्स को एडमायर कर रहा है, इसलिए सीक्रेट्स। ठीक है गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था तो आई डोंट नो कैसा हुआ होगा, बट आई होप यू एंजॉयड द वीडियोज़। थैंक्स।